डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 21 अगस्त है और हम लोगों को डेली करंट कैप्सूल को डिस्कस करना है ना। तो मैं आप लोगों को डेली एक बात बोल रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि 2026 के लिए करंट अफेयर जो है आपको एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में मिले, है ना, जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस तरह की चीजें आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा इस इनिशिएटिव को प्रमोट करने की कोशिश करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी एंगेजमेंट को लगातार बढ़ाते रहिए, है ना। और अगर आपको इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करना हो तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 जो है इसको राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो मिल गई है। इसका मतलब अब ये विधेयक जो है कानून बन गया है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना कि खेल प्रशासन के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए इस बिल को लाया गया है। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि खेल संघों में किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस तरीके से वहां पर निष्पक्षता की कमी देखने को मिलती है और उसके चलते बहुत सारे खिलाड़ियों ने जो है सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी उस सिचुएशन को कम करने के लिए और बेहतर पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए इस बिल को जो है पारित किया गया है। अगला अगर हम लोग करंट अफेयर देखें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026, है ना। 2026 के लिए मुझे लगता है इसको लेकर सवाल बनेगा। और है क्या ये 130वां संशोधन विधेयक जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं, है ना। और कौन कौन से विधेयक हैं और इसके माध्यम से वो करना क्या चाहते हैं, तो पीएम और जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य और यूटी के जो सीएम वगैरह हैं, उनको हटाने का एक कानूनी ढांचा इसके माध्यम से मिल जाएगा। मैं थोड़ा आसान भाषा में आप लोगों को बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी संवैधानिक पद पर है और खास करके बड़े पद पर है, चाहे वो पीएम है, मंत्री है, सीएम है, अगर उसने कोई अपराध किया है और उसको कहीं ना कहीं पे सजा हुई है और वो 30 दिन जेल में रह चुका है, तो 31वें दिन से वो खुद ब खुद उस पद से जो है हट जाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा या गवर्नर के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा, है ना। आसान भाषा में मैंने चीजें आप लोगों को बता दी हैं। तो 3 डिफरेंट डिफरेंट विधेयक हैं, इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू करना है और जितनी यूनियन टेरिटरीज है वहां पर भी इसको लागू करना है, इसलिए अलग अलग विधेयक जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं और अब जो है संसद के द्वारा इसको पारित भी कर दिया गया है। क्या है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है कि पीएम को भी इन्वॉल्व किया गया है, उनको भी राहत नहीं दी गई है। अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है जिसकी सजा जो है 5 वर्ष या उससे ज्यादा है, मान लीजिए ऐसा कोई भी अपराध है जिसमें उनको 5 साल से ज्यादा की सजा मिल सकती है और उन्होंने 30 दिन जो है जेल में काट लिए हैं, तो अब उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो राष्ट्रपति खुद उनको हटा देंगे या 31वें दिन से उनका जो है खुद इस्तीफा लिया हुआ मान लिया जाएगा, है ना। यही चीज जो है सीएम के लिए भी है। अच्छा, एक और फैक्ट को लेकर सवाल बन सकता है, क्या उनको दोबारा से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो इसको लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अगर मान लीजिए दोबारा वो पीएम या सीएम बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत। टारगेट कर रहा है विपक्ष की जो है केजरीवाल को टारगेट करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर के बाद सरकार को पता चला कि संविधान में एक लूप होल है, एक कमी, उस कमी को पूरा करने के लिए इस बिल को लाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि फ्यूचर में इस तरह के केसेस को रोका जा सके। आसियान को लेकर थोड़ा सा भारत और जो है आसियान के संबंधों को काफी एक क्लोजनेस के तौर पर देखा जा रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने होने चाहिए। जिस तरीके से चीन जो है उसकी आक्रामकता बढ़ रही है, अमेरिका जो है लगातार इस क्षेत्र में अपनी एक्टिवनेस को बढ़ा रहा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो जिस तरीके की अनिश्चितताएं हो रही, उस सिचुएशन में भारत और आसियान के संबंधों का बेहतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। ऐसा नहीं है कि संबंध अच्छे नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा फैक्ट पर नजर डालें तो आसियान की संख्या, जनसंख्या लगभग 65 करोड़ है और जीडीपी 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास। आसियान भारत का एक प्रमुख आर्थिक और व्यापारिक साझेदार है ना। तो द्विपक्षीय व्यापार के तौर पर अगर हम लोग देखें तो 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक दोनों के बीच में व्यापार है और भारत के वैश्विक व्यापार का ये लगभग 11% है। अगली अगर हम लोग बात करें तो सिंगापुर के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। कुल व्यापार में 3% की हिस्सेदारी जो है ये सिंगापुर देता है और आपको पता है एफडीआई का भी एक बहुत बड़ा सोर्स जो है सिंगापुर है भारत के लिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत और आसियान के बीच में मुक्त व्यापार समझौता भी है। और एक और चीज थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो है भारत इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक भूमिका को भी बढ़ा रहा है। जैसे फिलीपींस जैसे देश को ब्रह्मोस मिसाइल देना कहीं ना कहीं पे चीन के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न करता है।
आसियान को लेकर बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने होनी चाहिए। 1967 में संस्थान की स्थापना हुई, एक अंतर सरकारी संगठन है, विभिन्न सरकारों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इस संस्थान को स्थापित किया गया है। दूसरी चीज ये है कि कौन कौन सदस्य हैं, तो ये 10 सदस्य हैं, याद रख सकते हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल इसको लेकर पूछा है, क्या भारत जो है आसियान का सदस्य है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है ना, इसको याद रखने की जरूरत है। सार्क जैसा जो संस्थान है वो दक्षिण एशिया पर फोकस करता है, लेकिन जो आसियान है वो साउथ ईस्ट एशिया पर फोकस करता है, इसलिए भारत सदस्य नहीं है। भारत के और भी जुड़ाव है, अभी हम लोग इस पॉइंट में देख भी लेंगे। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? जो भी आपस में जो भी इसके मेंबर वगैरह हैं या जो भी डायलॉग पार्टनर्स वगैरह हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना है, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को आगे लेके जाना है। अगला, अगर ये जो पॉइंट है इसको लेकर थोड़ा सा अच्छे से याद रखने की जरूरत है, मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये तीनों स्टेटमेंट आ सकते हैं। भारत का औपचारिक जुड़ाव कब हुआ आसियान से? 1992 में। कैसे हुआ? क्षेत्रीय संवाद साझेदार बना था, है ना, रीजनल डायलॉग पार्टनर के तौर पर बना था। 1995 में भारत जो है इसका डायलॉग पार्टनर बन गया, और जो है 012 में, मतलब 2012 में भारत और आसियान के बीच में रणनीतिक साझेदारी भी स्थापित हो गई। तो ये तीनों चीजें जो है पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आसियान प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रख सकते हैं। अगला जो है ये ओरांगुटान जो है, इसका जो है एक दिवस मनाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास। एक महान वानर है, चिंपैंजी के तौर पर या गोरिल्ला के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। लगभग 97% डीएनए मानव के साथ साझा करता है ना, तो मानव की तरह दिखने वाला है। और कहाँ पे रहता है थोड़ा ये पता होना चाहिए आप लोगों को। संख्या बहुत कम बची है, तो काफी दुर्लभ है। केवल सुमात्रा, इंडोनेशिया, बोर्निया वाले जो द्वीप हैं इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, वहां पर ये पाया जाता है। अधिकतर समय जो है पेड़ों पर जीवन बिताते हैं, और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्योंकि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहां पर ये लोग रहते हैं। अद्वितीय कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ों पर झूलते रहते हैं, और उसके अलावा कीड़े और शहद निकालने के लिए लकड़ी की छड़ियों का प्रयोग करते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इनकी संख्या जो है थोड़ी बहुत, आबादी इनकी बढ़ी है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप आप इसको मान सकते हो। कहां पर पाया जाता है भारत में? सुंदरबन में, उड़ीसा के दलदली क्षेत्र में, अंडमान निकोबार का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आप इसको देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे ये लग रहा है, क्योंकि नाम में खारे पानी का मगरमच्छ है, तो ये ऐसा नहीं है, खारे और मीठे दोनों पानी में जीवित रह सकता है ना, तो नाम से थोड़ा ट्रैप कर सकता है यूपीएससी आप इसको। लवणता बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन के चलते, समुद्र का जो है सैलिनिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसके चलते इनको खतरा भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ा मगरमच्छ है, लंबाई काफी बड़ी है ना। और अगर हम लोग देखें तो भगतपुर मगरमच्छ परियोजना जो है इनके संरक्षण के लिए स्टार्ट की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। ताड़ का वृक्ष जो है इसको लेकर, क्योंकि ये आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु को कम करता है और हाथियों के लिए आहार का जो है प्रमुख स्रोत है, तो इसको अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो इसको लेकर मुझे लगता है इसलिए सवाल बन सकता है क्योंकि आजकल यूपीएससी ना स्थानिक वृक्ष जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। देखिएगा ये स्थानिक नहीं है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है, तो ये याद रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा कि ताड़ का जो वृक्ष है ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है और भारत में तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है ना। बाकी सब चीजें तो नॉर्मली है कि यहाँ पे जो है इनसे दवाई बन सकती हैं, घरेलू उपयोगों में इस्तेमाल हो सकता है। क्या कहाँ पैदा होता है? जैसे जहां पर 700 मिलीमीटर से कम वर्षा हो और मृदा जो है रेतली टाइप की होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता होना चाहिए। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका एक संस्थान है एनएबीएल, उसने एक मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। एनएबीएल जो है भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत कार्य करता है। कब स्टैब्लिश किया गया था इस संस्थान को? 1996 में। जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। एक ऑटोनोमस बॉडी है और गैर लाभकारी संगठन है, लाभ कमाने के लिए काम नहीं करता है। नोडल विभाग कौन सा है? डीपीआईआईटी, इसका मतलब कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उसके साथ इसका लेना देना है। यूपीएससी ने, अच्छा इसका काम क्या है? राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से क्वालिटी को बढ़ाना है, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन वगैरह भी ये कर सकता है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएंगे कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं इसके, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा था। अगली क्लास में मैं आप लोगों को उसका आंसर भी बता दूंगा। अपर न्यायाधीश को लेकर, एडिशनल जज को लेकर करंट अफेयर है।
क्या कुछ करंट अफेयर है ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में 1 से 2 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसकी नियुक्ति करता कौन है? जैसे करंट अफेयर में ही है कि राष्ट्रपति ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसकी नियुक्ति की है। नाम से समझ में आ रहा है एडिशनल जज, काम का बोझ बढ़ गया है हाई कोर्ट में, इसके लिए इसकी नियुक्ति की जा रही है। 2-3 फैक्ट, एक राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सीजीआई नहीं करता है। दूसरा, कोलेजियम की सिफारिश पे नियुक्ति होती है। तीसरा, 2 साल मैक्सिमम काम कर सकता है। अब ये नहीं है कि एडिशनल काम बढ़ गया है तो इसका मतलब उसको हमेशा के लिए रख लो, नहीं, 2 साल तक काम कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता है कि हाई कोर्ट में जज की रिटायरमेंट एज जो है वो 62 ईयर्स है, तो वहां पर वो भी इसके लिए भी मैक्सिमम एज वही, अगर इसकी एज इससे ज्यादा है तो फिर वो एडिशनल जज के तौर पर काम नहीं कर सकता है। अगर आप लोग 2026 के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स को डील करना चाहते हो तो डिलाइट आईएएस का जो अंतिम प्रहार बैच है वो आपका अंतिम समाधान है। बेहतरीन तरीके से इसमें आप लोगों को काम करवाया जा रहा है। डेली रिवीजन पे ध्यान दिया जाता है, टेस्टिंग पे ध्यान दिया जाता है और टू द पॉइंट कंटेंट आपको तैयार करवाने का मेरा प्रयास है। जो भी ऑथेंटिक सोर्स है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे एडवांस बुक हो, उनका स्पेसिफिक टारगेट जो है वो आपको डेली तौर पर दिया जाता है। तो लगभग बच्चों ने जो सब्जेक्ट मैंने करवा दिए हैं उनके सारे ऑथेंटिक सोर्स उन्होंने पढ़ लिए हैं, उसका टेस्टिंग हो चुका है, उसका रिवीजन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल 130 से ज्यादा नंबर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आसानी से ले सकें तो अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। इन नंबर पर कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। ये पिछले जो है करंट अफेयर की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आपको पता है कि ये जापान का जो है प्रयास है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। आज का सवाल आप लोगों के सामने है, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है इसकी स्थापना 1996 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है। नोडल विभाग जो है इसका डीपीआईआईटी है। एनएबीएल इसके अंतर्गत कार्य करता है। कौन से कथन सही है, इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसका आंसर भी डिस्कस कर लूंगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके आप लोग जो है पीडीएफ और लगातार जो अपडेट्स होती रहती हैं डिफरेंट फील्ड में, उनको आप लोग वहां से जान सकते हैं। हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन जो है डेली वहां पे जो है टेलीग्राम में शेयर किया जाता है हिंदी में, और बहुत बढ़िया जो है बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, तो वहां से आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।